अब आते हैं मोदी जी पे। अब ऋतु, आप जब कह रही थी कि देखो ये कर रहे हैं, ये देखो ये कर रहे हैं हिंदू समाज तोड़ने का, जिस तरह गांधी को ब्रिटिश डीप स्टेट लाई है, आई हैव टू से इट विद ग्रेट पेन इन माई हार्ट कि मोदी भी हमारी वोट से नहीं जीते। जिसको भी गलतफहमी है, ये अमेरिकन डीप स्टेट के प्लांट हैं। ये तथ्य बहुत स्पष्ट दिखने लगते हैं अगर आप मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर देखें। सबसे ज़्यादा शोर इस पे तो ACYPL, जो अमेरिका की एक CIA की एजेंसी है, ग्लोबल यंग लीडर्स को ट्रेन करने के लिए। बाय द वे, मानुषी के कुछ ही महीनों के बाद पहला अंक आया तो मुझे भी बुलाया गया था। मेरे पास वो चिट्ठी हमारे आर्काइव में अभी भी होगी कि 3 महीने के लिए अमेरिका लेके जाना चाहते हैं। क्या करूँगी मैं वहाँ जाके? आप लीडर से मिलेंगे, आपको इससे मिलवाएंगे, उससे मिलाएंगे, तो फिर मैं मिलके क्या करूँगी? फिर आके आप उनके बारे में लिखना, वहाँ की जो मूवमेंट्स चल रही हैं। तो मैंने कहा 3 महीने का मेरे पास टाइम हो तो मैं यूपी जाके कुछ देख लूँ, देखभाल इस देश का बहुत कम जानती हूँ। एंड आई वॉज टोल्ड आई वॉज द ओनली वन टू हैव रिफ्यूज्ड। नहीं तो लोग भागते हैं, वो एकदम अंग्रेज़ कुछ भी ऑफ़र अमेरिकन कर दें और फिर वो बिज़नेस क्लास टिकट भी मिलता है, 5 स्टार। और इन दिनों क्या मात्र 900 रुपये तनख्वाह थी, कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने पैसे से एयर ट्रैवल करेंगे। बट आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गो। आपका जो विजडम है वो किताबों से हमें मिल जाता है अगर मुझे चाहिए हो। नाउ 1993 इज़ द ईयर जब अमेरिकन्स आइडेंटिफाई करते हैं, बहुतों को किया, RSS और BJP और कांग्रेस, ही इज़ नॉट द ओनली वन, एंड इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। 1993 में क्यों? क्योंकि राम मंदिर मूवमेंट का एक उफान था, हिंदू रिसर्जेंस जिसको कहेंगे, एक नई वेव आ रही है। अब इसको कंट्रोल में करना है तो BJP RSS के जो अच्छे ऑर्गेनाइज़र उभर रहे हैं, उभरते सितारे, उनको कैसे पकड़ना है। उनमें से जो पकड़े गए उनमें मोदी जी भी एक थे और उनको ट्रेनिंग के लिए कई बार ले जाया गया अमेरिका, जबकि वो फिर उसके बाद नेशनल सेक्रेटरी BJP के बने और संगठन में इनकी अहम भूमिका और बढ़ती गई राम मंदिर मूवमेंट के बाद और ACYPL में ट्रेनिंग देने के बाद। तो अब आप देखिए, जो मेरी किताब है मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया, उसमें पहले 2 चैप्टर यही हैं कि कैसे एकाएक मोदी जी को CM बना के भेज दिया 2002 में, जबकि उन्होंने कभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी खुद के लिए नहीं लड़ा था, औरों को लड़वाया था। आज इसके पीछे भी एक पूरी कहानी बनती है। जब ये संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो शंकर सिंह वघेला और केशुभाई पटेल, दोनों प्रीवियस BJP के चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों ने भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप से मिन्नतें करके कहा मोदी जी को निकालो यहाँ से, ये हमारे बीच में बड़ी लड़ाइयाँ करवा रहा है। और मोदी जी वॉज मेड टू लीव गुजरात, कि गुजरात में अब आपका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और दिल्ली में आके फिर ये रहे, फिर हरियाणा, हिमाचल वगैरह की इनको जिम्मेदारी दी गई। तो 6 साल करीब ये इनका देश निकाला रहा वहाँ की लोकल लीडरशिप के रिक्वेस्ट पे। उसके बाद एकाएक 2002 में मोदी जी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के भेजा जाता है, जबकि कोई भी एक व्यक्ति नहीं था गुजरात का नेता BJP का जो चाहता था कि हाँ इसको भेजो। उन्होंने तो इनको एक्सटर्न कराया था। तो इसका मतलब कहीं से तो स्ट्रिंग पुलिंग हुई, और वो स्ट्रिंग पुलिंग जाहिर है ये ACYPL की होगी, क्योंकि अब जो रिजीम चेंज की हम कहानियाँ सुन रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, उस वक़्त नहीं पता था कैसे रिजीम चेंज अमेरिकन्स कराते हैं, कैसे रिजीम चेंज ब्रिटिश कराते हैं, क्या इनका रोल रहता है। तो गुजरात में ये लेबॉरेटरी बनी। हमें कहा गया कि मोदी को वाजपेयी ने
भेजा है, ये देखो प्रोपेगेंडा। अच्छा, इसमें भी बहुत अहम बात है। एक तरफ जैसे महात्मा गांधी के लिए ही वॉज ब्रॉट टू क्रश हिंदू रिसर्जेंस, बट हिंदू संत के रूप में। अच्छा, वो फैंसी ड्रेस पहनाई गई। मोदी और गांधी में ये भी सिमिलैरिटी है, दोनों फैंसी ड्रेस से अपना एक पर्सोना बनाते हैं। पहले गांधी ने बड़ी कोशिश की कि वो डैंडी ब्राउन साहब बने, इंग्लैंड गए तो सूट बूट, और डांस भी वो अंग्रेज़ी डांस भी सीखने की कोशिश की, वहाँ फिट बैठी नहीं। तो एनीवे जब यहाँ आए तो ये जो डिज़ाइनर सन्यासी जो पूरा आउटफिट कैसा हो ये करके, इसी किस्म से मोदी जी भी बहुत बारीकी से सोचते हैं आज मुझे कैसा दिखना चाहिए, कौन से कलर, आउटफिट। मैंने ये भी सुना है कि शीशे के सामने खूब अपने को निहारते हैं। दे बोथ वेरी इमेज कॉन्शियस, वेरी इमेज कॉन्शियस, और रिहर्स भी करते हैं। उनके कुछ करीबियों ने बताया स्पीच के वक़्त कब हाथ ऐसे जाएगा, कब ऐसे होगा, वगैरह वगैरह। खैर, वेल ही इज़ many people think he's a good auditor. तो अभी ये डीप स्टेट का ही हाथ हो सकता है कि उनको भेजा गया होगा। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इंडिकेशन यही है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं चाहता था। एवरीबडी इज़ वेरी हॉस्टाइल टू हिम। और सरकार चलाने के लिए तभी इन्होंने सीखा कि ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ रखो और पॉलिटिकल क्लास को ऐसे कुचल दो, ऐसे मार्जिनलाइज कर दो कि किसी की कोई बिसात ही ना रहे। तो जब ये वहाँ बनते हैं चीफ मिनिस्टर, जो प्रोपेगेंडा है कि मोदी को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के लिए गुजरात में भेजा गया है और ये कट्टर हिंदू है, और उसका शुरू से ही ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। और फिर प्री स्क्रिप्टेड गोधरा ट्रेन मैसेकर होता है। मोदी 2001 अक्टूबर में शायद सीएम बनते हैं और ये फरवरी के लास्ट वीक में इनकी स्वेरिंग इनके तुरंत बाद गोधरा ट्रेन मैसेकर होता है। पूरी तरह प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा है, क्योंकि जो मेरी किताब में, अब मैं उस अपनी किताब को एक नए दृष्टि से देख पा रही हूँ। मोदी का जो नया पीएम के रूप में चाल चलन देखा तो उससे पुरानी बातें एक नया रूप लेती हैं। तो नैरेटिव था कि मोदी फासिस्ट है, मुसलमानों से नफरत करता है, इनको काटने मारने के लिए इसको भेजा गया है, हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के लिए भेजा गया है। असलियत क्या है? अगर आप मेरी किताब का एक एक दिन का मैंने ब्यौरा इकट्ठा किया वहाँ के अखबारों से और सरकारी रिकॉर्ड से, द फैक्ट इज़ कि वहाँ बहुत सारे राइट्स होते थे। हर बार मुसलमान स्टार्ट करते थे, लेकिन बाकी जगहों की तरह एंड हिंदू ही करवाते थे। ऐसी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करते थे कि 2-4-5 साल तक मुसलमान उठ न खड़ा हो सके। पर ये फसादी उनकी बनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि विक्टिम हुड नैरेटिव के बगैर इस्लाम फैल नहीं सकता दारुल हर्ब में। तो फिर भी वो दंगा करवाना और फिर हिंदू रिटेलिएशन ये एक रेगुलर फीचर थी। मोदी के आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। उसका बड़ा कारण ये कि इतनी बुरी तरह से मोदी ने हिंदू रिटेलिएशन को क्रश किया, जो उससे पहले किसी दंगे में ना कभी कांग्रेस ने किया, ना कभी किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और वो फिगर्स भी आप देखिए, मैंने सरकारी फिगर्स भी अगर आप देखें, एज पर ऑफिशियल फिगर्स जो मोदी गवर्नमेंट के हैं, टोटल नंबर, अच्छा मौतें कितनी हुई? 2062 हिंदू मारे गए और 863 मुसलमान मारे गए। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिए। नैरेटिव क्या है? बेचारे मुसलमान मरे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हिंदू मारे गए उनमें से अधिकतर पुलिस की गोलियों में मारे गए, और शायद 263 से ज़्यादा की संख्या रही होगी, क्योंकि कई लोग उसी दिन नहीं मरते, बाद में कुछ हो जाता है, उनकी संख्या हुई कि, और हिंदुओं को गिनना तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता। तो अब टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड अरेस्टेड, सरकारी फिगर्स हैं 26,997,
आउट ऑफ विच 19,198 वर हिंदूज, यानी डिसप्रोपोर्शनेट अरेस्ट ऑफ हिंदूज। जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं कम से कम 50,000 हिंदुओं को, उनमें से बहुत से बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं को इन्होंने अरेस्ट किया। उनमें से कम 500, सुनने में यही अनऑफिशियल फिगर्स हैं, सरकार अब कोई फिगर्स नहीं देती, बहुत से लाइफ इम्प्रिजनमेंट के चलते आज भी सड़ रहे हैं और बहुत से मरी गए निर्दोष। अब ये निर्दोष हिंदुओं को जैसे फंसाया, और देखिए रिलीफ कैंप्स में भी कितना डिसप्रोपोर्शनेट, 98 रिलीफ कैंप्स, 85 वर फॉर मुस्लिम्स, केवल 13 हिंदुओं के लिए। हालांकि हिंदू भी काफ़ी संख्या में विस्थापित हुए थे दंगों की वजह से। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये मैं मोदी जी के मुंह से सुनी हुई बात के माध्यम से मैं माया कोडनानी का केस एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने डिटेल स्टडी किया कि कैसे निर्दोषों को फंसाया। मोदी जी ने मुझे खुद बताया कि टीस्टा सेटलवाड वगैरह का इतना प्रेशर था कि आप मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हो तो एफआईआर लिखवाने के लिए भी हम थाने में नहीं आएंगे, तुम्हें रिलीफ कैंप में भेजना पड़ेगा। जो रिलीफ कैंप में ये एनजीओ सारे घेरे रहते थे और मुस्लिम लीडर्स घेरे रहते थे रिलीफ कैंप्स को, कि आप नहीं तो कानून कहता है, आप तो जानते हैं सर कि आपको एफआईआर जाना है थाने में लिखवाने, नहीं कोई नहीं गया, कोई नहीं जाएगा। पुलिस की चौकी बैठती है हर रिलीफ कैंप में, जहां मोदी जी ने खुद बताया टीस्टा सेटलवाड इत्यादि ने पर फॉर्म साइक्लोस्टाइल किए हुए थे या फोटोकॉपी किए हुए थे, जिसमें स्टैंडर्ड चीज़ें लिखनी है, और उन्होंने खुली छूट दे दी थी मुसलमानों को। टीस्टा वगैरह ने उकसाया मुसलमानों को कि जिसको भी ठोकना है ना, हिंदू से बदला लेना है, ब्लैकमेल करना है, उसका नाम ठोक दो। और वो झूठे बहुत से लोगों पे मुकदमे इस तरह दर्ज हुए। अब मोदी जी को पता था, नहीं रोका। और सबसे दुखदाई केस डिटेल में जिसका स्टडी किया, आप मेरे वेबसाइट पे जाके माया कोडनानी पे 2 लंबे लेख हैं। माया कोडनानी जिसको पहले डेथ सेंटेंस सुनाया गया और फिर 28 साल की बोला कि इसको लाइफ इम्प्रिजन मिलेगी, उतना ही फर्जी था जितना कथुआ कांड। वो कैसे? उस पे आरोप था कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में माया कोड, और मोदी जी को पता है ये सब, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो निर्दोष है, पर अब मैं क्या करूं, कोई मदद नहीं उसको मिली उसके बचाव में। केस क्या था माया कोडनानी पे, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर, उनका अपना एक हॉस्पिटल छोटा सा था मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ले में, जहां माया कोडनानी ने हज़ारों मुसलमान बच्चों की डिलीवरी की थी और उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, और इसलिए माया कोडनानी उस मुस्लिम इलाके से भी बहुत भारी बहुमत से जीतती थी चुनाव। मोदी जी नहीं जीत सकते, वो जीतती थी। उस पर यह आरोप लगाया, और ये इसमें टीस्टा वगैरह हर्षमंदर का खूब हाथ रहा, इन फॉरेन फंडेड एनजीओज का, कि माया कोडनानी ने वहाँ जाके अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, तलवारें बांटी और असला बांटा और कहा मारो काटो वगैरह वगैरह, और खूब सारे झूठे खड़े कर दिए विटनेसेस कि हमने सुना, हमने देखा है। जो मैंने सारा खंगाला ये केस क्या दिखा, उस दिन जिस दिन ये माया कोडनानी के ऊपर ये आरोप लगा, वो था अगला दिन जबकि गोधरा ट्रेन के जो मैसेकर हुए बंदे थे, 59 डेड बॉडीज हैड कम टू अहमदाबाद, और अस्पताल में, जिस अस्पताल में रखा गया था, उस अस्पताल में जाना था उनको। सुबह असेंबली में जाती हैं और असेंबली में 2 मिनट का मौन होता है इन श्रद्धांजलि देने के लिए जो बेचारे कत्ले आम का शिकार बने, और माया कोडनानी असेंबली में है। एज लक वुड हैव इट, जहाँ माया कोडनानी खड़ी है वो मुझे वीडियो मिल गई, बिल्कुल उनके पीछे घड़ी है, घड़ी दिखाती है इतने बजे हैं, 8 बज के समथिंग और दी आदम। उसके बाद माया कोडनानी तो यानी उस वक़्त असेंबली में थी, उसके बाद वो पैदल चल के कार पार्क तक जाती हैं, जो कम से कम 10-15
मिनट का रास्ता बनता है असेंबली से कार पार्क तक। अपनी मारुति गाड़ी उठाती हैं और जब वो बाहर आती हैं तब भी वीडियो कैमरा है, वो बाहर आ रही हैं, अमित शाह भी बाहर आ रहे हैं उसी वक्त, और वो लाइव कवरेज है जिसका भी टाइम उस लाइव कवरेज में दिया ही होता है, आप जानते ही हैं। तो वो भी लाइव कवरेज है कि इस वक्त तक ये 16 अस्पताल में थी। वहाँ से पुलिस इनको कहती अपनी गाड़ी में मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है, मैं पुलिस गाड़ी में आपको भिजवाता हूँ। और अमित शाह और माया कोडनानी दोनों को पुलिस गाड़ी में बिठा के भेजा जाता है घर, ताकि सुरक्षित पहुँच जाए। वो आधे रास्ते पे या जहाँ भी माया कोडनानी को छोड़ते हैं और माया कोडनानी फिर अपनी गाड़ी कोई पीछे लेके आता है, वो लेती हैं। यानी अमित शाह भी उनके साथ थे। ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, कब निकले वगैरह। और जब वो पहुंचती हैं, उनको एक डिलीवरी करनी है और वो उस टाइम से काफ़ी बाद पहुंचती है जब कहा गया कि इतने बजे ये आके हथियार बांट रही थी, मारो काटो कर रही थी। वो सीधी जाती है एक बच्चे की डिलीवरी करने। ऐसी महिला पे ये आरोप लगता है कि इसने दंगे में इतने सारे, ये जो फेक नैरेटिव चलाने की इस्लाम को अच्छी सीख दी जाती है इस्लामियों को, उसके आधार पे, झूठे केस के आधार पे फिर एक जज इतनी बकवास जजमेंट लिखती है, ट्रायल इज़ अ फार्स। और माया कोडनानी के पास ढंग का वकील भी नहीं है, जो कि मोदी सरकार को करके देना चाहिए था। माया ने ये सोचा कि मैं तो मेरे पास तो होम मिनिस्टर साथ थे, मैं तो वहाँ थी, कैसे कि कहेंगे कि मैंने किया, तो मेरे पे इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता, टिकेगा नहीं। बट जो वकील उनको दिया गया या मिला, वो टीस्टा सेटलवाड की मुखबरी कर रहा था, ये भी उनको बाद में पता चला। तो उसके आधार पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर किया गया। मोदी जी की सरकार के चलते इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। शी वॉज अ टोटल नर्वस रैक, और इसको जस्टिस कहा। अब ये पता है माया कोडनानी जैसे कितने अनेकों इनोसेंट हिंदूज फंसे, उनके ऊपर केस चले, कहीं सड़ गए, कहीं मर गए। परंतु ये अगर मैं इस केस की बारीकी से जांच करके उस जजमेंट की बेवकूफ़ियाँ और बेईमानियाँ एनालाइज करके लिख सकती हूँ, तो ये मोदी सरकार भी कर सकती थी ना, कि इनके ऊपर हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये फैक्ट्स है। बट शी गॉट नो हेल्प एंड हर लाइफ वॉज डेवस्टेटेड। मैं जब मिलने गई उनको, डिप्रेशन, उनके हस्बैंड टोटली आइसोलेटेड, लोग मिलने से भी डर रहे हैं, पूरी तरह अकेले, हॉस्पिटल बंद हो गया, प्रैक्टिस ठप हो गई, और बात भी मुंह करने के लिए आज भी तलवार लटकी हुई है। एक केस में वो बरी हुई हैं, दूसरे में अभी तक नहीं हुई, और जब बरी कोई हो जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और इसमें जो फैक्ट शीट, मैंने मोदी जी को कई बार कहा कि आप एक फैक्ट शीट क्यों नहीं गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कर देते एक वेबसाइट पे, दीज आर द फैक्ट्स, ये इस केस में ये हुआ, ये हमारे पास प्रूफ है। नहीं किया आज तक भी, और कभी डिफेंड नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी नहीं चाहते थे तब भी और अब भी। हिंदुओं ने ये सोचा, हिंदुओं को ये नैरेटिव, फेक नैरेटिव, अगेन सी द डीप स्टेट प्लानिंग। मोदी जी इतने दुष्ट हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, जेनोसाइड करते हैं और फासिस्ट हैं, वीज़ा नहीं देना, ये नैरेटिव चलाया और हम सबका दिल द्रवित हो गया। देखिए हमारे नेता के साथ, हिंदू नेता के साथ ये अन्याय, अमेरिका की क्या बिसात कि इनको वीज़ा न दे, इंग्लैंड की क्या बिसात कि वीज़ा न दे, यह देश के लिए अपमान। हम सब इनके इस बात पे ही मेरे जैसे लोग भी खड़े हो गए कि ये क्यों इनके खिलाफ टीस्टा वगैरह कैंपेन कर रही है, इनको वीज़ा न दो। असल बात ये थी, एंड अगेन आई एम कोटिंग हिम, मोदी जी टोल्ड मी मधु जी, पर अमेरिकन एम्बेसी वाले मेरे साथ बराबर कांटेक्ट में थे उस दौरान, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बायकॉट किया। वो ही छोड़ो, तुरंत मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किया, 1 साल के अंदर ही चीफ मिनिस्टर बन के, या 1-1.5 साल में। अब वाइब्रेंट गुजरात के तहत सारे दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से भारी मात्रा में इन्वेस्टर्स आते थे। तो जिस व्यक्ति को अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड
वीज़ा नहीं देना चाहता, उसकी सरकार में जाके गुजरात में भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो किया, तो जाहिर है ये नूरा कुश्ती थी, ये कोई जेन्युइन नहीं था। तो ये डीप स्टेट दोनों पैरेलल नैरेटिव रन कर रहा है। और जैसे गांधी का जब यूज बाय डेट ओवर हुआ तो नेहरू ने और मुझे लगता है डीप स्टेट ने कहा अब इसको उड़ा दो, और हमारे बेचारे गोडसे जी बन गए क्या बोलते हैं और सारा हिंदुओं पे ही बोझ डाल दिया। अब वो अपराध बोध कि हमने राष्ट्रपिता को हिंदुओं ने मरवा डाला, ब्राह्मणों को कितनी बड़ी पैमाने पे हत्याएं हुई, मैसेकर हुआ जिसका इतिहास किसी ने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ जो पैरेलल नैरेटिव चल रहा है वो ये एक तरफ केजरीवाल को भी खड़ा कर दो, कांग्रेस पार्टी को भी खड़ा कर दो इनको गाली देने के लिए, और मोदी जी ने कभी ये नैरेटिव खुल के चैलेंज नहीं किया अपने मुंह से। मैं पागल हो गई, पूरी किताब लिख डाली कि नहीं मोदी जी ने दंगे नहीं करवाए, पर मोदी जी ने खुल के नहीं कभी कहा मैंने दंगे नहीं करवाए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही वाज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी कि भाजपा के लोगों के पास ये किताब ना जाए, मधु की किताब लेफ्टिस्ट के पास जाए। इन्होंने ना विदेशी एम्बेसीज वगैरह में काफ़ी भिजवाई मेरे जो आर्टिकल्स थे, पर भाजपा के लोग ना पढ़ लें, भाजपा का कार्यकर्ता ये ना सोचे, क्योंकि उसको ये नैरेटिव पिलाया जा रहा था कि मोदी जी ने पहला ऐसा एक काम करके दिखाया, मुसलमानों को सबक सिखाया, इसके बाद उनकी दंगा करने की हिम्मत कभी ना हो। नो, इट वाज द कॉन्ट्ररी। पहली बार हिंदुओं पे गोलियां चली जो उससे पहले कभी कांग्रेस सरकार ने भी नहीं की थी, जब हिंदू रिटेलिएट करते थे कभी गोलियां नहीं चलाई थी, कभी इतनी भारी संख्या में हिंदू मरे नहीं थे, हज़ारों की संख्या में कभी अरेस्ट नहीं हुए थे जो अभी तक भी सड़ रहे हैं जेलों में। तो ये नूरा कुश्ती थी, हम नहीं समझ पाए और हमने सोचा इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने भारी मात्रा में फेक केसेस रजिस्टर होने दिए। और जिस तरह की पैम्परिंग मुस्लिम रिलीफ कैंप्स की गजब की दलेरी दिखाई, किस किस किस्म से उनको फैसिलिटीज़ दी गई, रिहैबिलिटेशन की, फिर भी गालियां खाते रहे। उसके अलावा इसी काल में मोदी जी ने, ये मुसलमानों ने मुझे बताया, मेरी किताब में कोट्स भी हैं, कि तब तक जब तक कांग्रेस या और हुकूमतें रहती थी तो मुसलमानों को जैसे बिज़नेस स्टार्ट करने में इतनी सपोर्ट स्टेट नहीं करता था, या स्कूल या कॉलेज खोलने के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती थी हुकूमत कि ये मुस्लिम स्कूल ज़्यादा ना बढ़ें। मोदी जी ने बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक क्लियरेंस शुरू की मुस्लिम्स को अपने स्कूल कॉलेजेस सेटअप करने के लिए। बहुत तेज़ी से मुस्लिम शिक्षा का उत्थान हुआ, बट नॉट जस्ट कि वो नॉर्मल रेगुलर कॉलेजेस में गए, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन सेटअप हुई भारी मात्रा में। और उसके साथ साथ एक आध और छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताऊं, कोई भी चीज़ जायज़ या नाजायज़ मुस्लिम कोई डिमांड लेके जाता था, इसके कई सारे किस्से हैं। ज़फ़र सरेश वाला ही बताते हैं कि एक स्कूल था, वो हिंदू स्कूल हुआ करता था, पर फिर वो ज़्यादा मुस्लिम बच्चे हो गए, मुस्लिम्स ने टेक ओवर कर लिया वो हिंदू स्कूल, और फिर उसको एक्सपैंड किया, तो उसमें 2800 मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, पर वो इरेगुलर था। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको तो गिराना पड़ेगा, आपको इतना इंक्रोचमेंट है, इरेगुलर है, पब्लिक लैंड पे है, इसको गिराओ। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। रात को मोदी जी को फ़ोन जाता है ज़फ़र सरेश वाला का ही, मोदी भाई आपको कुछ करना है, देखो मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का सवाल है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो क्या है, सीएम तो आप हैं, इसको आपको रोकना है, सुबह 7 बजे आ जाएंगे बुलडोज़र, तो प्लीज़ वो मत चलने देना। मोदी जी ने तुरंत ओबीडियंटली जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको कहा ये नहीं करना है, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, और फिर खुद बैठ के उस स्कूल को, इरेगुलर स्कूल को जिसको हाई कोर्ट ने कहा था डिमोलिश कर दो, उसको रेगुलराइज करवाया और कहा निश्चिंत रहिए। ऐसे कितने उदाहरण हैं व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द वे, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट ऑफ
महेश भट्ट, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्डेड 2013 की इंटरव्यू है जो छापी है मैंने। और एक महेश भट्ट ये जिसने कम से कम ईमानदारी से मान तो लिया कि मैं सूरत में गया था और मोदी को मैंने खूब खरी खोटी सुनाई मुस्लिम मंच से। मदनी जो हैं उनके देवबंद वाले, उनके साथ मंच पे मैंने मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई, ये जालिम, तू ये करता है, तू वो करता है, वगैरह वगैरह। और महेश भट्ट बताते हैं कि उस मीटिंग के कोई आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि चीफ मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी। वो सकते में है कि मैं तो इसको गालियां देता हूँ, ये मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। तो बहुत प्यार से मोदी जी उससे बात करते हैं कि सुना है महेश भाई आप मेरे से बड़े खफा हैं, आपको बहुत शिकायत है, ये है वो है। तो मेरा आपको खुला न्योता है, आप 5 आओ, 50 आओ, 500 आओ, कभी भी आओ, आपकी हर शिकायत दूर करने को मैं तैयार हूँ, आइए तो, कभी आइए तो। तो वो ऑब्वियसली ही वाज टेकन अबैक, वेरी फ्लैटर्ड ऑल्सो, चीफ मिनिस्टर कह रहा है। तो उसने जाके मदनी से कहा कि ये मैसेज आया है, प्लीज़ चले जाओ। कोई नहीं गया। महेश भट्ट, मैंने कहा तुम क्यों नहीं गए, मैं जाता तो मुझे सूली पे लटका देते सारे, तो मैं भी नहीं गया। यानी दे स्नब हिम एंड येट। फिर महेश भट्ट की एक फिल्म जिस्म 2, बड़ी वाहियात सी फिल्म थी, उस पर बायकॉट होता है। एनसीपी के और बाकी युवा संगठन कहते हैं हम इसको गुजरात में रिलीज़ नहीं होने देंगे। महेश भट्ट पहले शरद पवार के पास जाते हैं और कहते हैं देखो प्लीज़ बोलो। तो बोले मैं कैसे, मैं नहीं ये जिम्मेदारी ले सकता, अपने यूथ ब्रिगेड को मैं नहीं इस तरह हिदायत दे सकता। फिर वो मोदी जी को फ़ोन करते हैं, तो मोदी जी आश्वासन देते हैं कि किसकी हिम्मत कि तुम्हारी फिल्म को रुकवा दे, शान और शौकत से रिलीज़ होगी। मैं कमिश्नर को बोल रहा हूँ कि कोई भी करे उसकी अच्छे से ठुकाई कर दी जाए। और वाकई ही ये किया। इस तरह के भी जो बातें, जायज़ भी प्रोटेस्ट अगर हिंदू कर रहे हैं किसी फिल्म के ख़िलाफ़, उसको भी, और ऐसे आदमी के लिए जो उनको आज भी दिन रात गाली देते हुए नहीं थकता। तो इसके साथ साथ हमने देखा बुरी तरह क्रश किया वीएचपी को, बजरंग दल को, आरएसएस का जो किसान संगठन था उसके तो ऑफिस पे मोदी जी ने ताला ही लगवा दिया। और एक ये बड़ा कारण था जिस तरह मोदी जी कड़क थे हिंदू संगठनों के प्रति, पूरी तरह क्रश किया हिंदू लीडरशिप को। और तोगाड़िया जी का सबसे ज़्यादा मशहूर केस है, क्योंकि ज़फ़र सरेशवाला ने उसका तो बहुत शेखी बघार के बताया है कि जब तोगाड़िया जी किसी ज़माने में एयरपोर्ट पे उतरते थे तो 1.5 लाख लोग उनके स्वागत में खड़े होते थे। जब उनकी कोई पब्लिक मीटिंग होनी थी तो पूरा अहमदाबाद बंद हो जाता था। और खुलेआम वो तोगाड़िया जी मुसलमानों को कहते थे मेरी मीटिंग में अगर कोई मुसलमान बैठा है तो चला जाए, जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे झेला नहीं जाएगा, तो आप फुट लो। यानी वाकई ही उसकी बहुत पैठ थी और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लीडर। और मोदी जी का बड़ा प्यारा पर्सनल दोस्त था। मोदी जी उसके स्कूटर पे खूब घुमा करते थे, उन्होंने खुद ही मुझे बताया था। लेकिन हालत ये कर दी, जिसका ज़फ़र सरेशवाला कई बार बयान कि ये मर्द मुजाहिद देखो, हालत मोदी जी ने 2 साल में ये कर दी कि अगर तोगाड़िया जी आते हैं अहमदाबाद, 10 लोग भी उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए नहीं आते, दिखते नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने आना ही छोड़ दिया है, अपने आप ही वहाँ से निकल गए। तो कहने का मेरा आशय ये है कि मोदी जी ने एज गुजरात सीएम ऑल्सो ही क्रश्ड हिंदूज, ही क्रश्ड हिंदू वॉइसेस, ही क्रश्ड दी पौरुष जो रिटेलिएटरी वायलेंस कर लेते थे, वो जो क्षमता थी आज हिंदुओं में कहीं बची नहीं। वो पहले गुजरात में उन्होंने ख़त्म की, अब पूरे देश में हम देखते ही हैं कि दिल्ली राइट्स जब रिटेलिएटरी सेल्फ डिफेंस में हिंदू उठ खड़े हुए तो वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं, उनको ढंग की लीगल एड भी नहीं मिली। और जो मुस्लिम एक्यूज थे जिन्होंने इतने जघन्य अपराध भी किए, उनके लिए बड़े बड़े लॉयर्स भी हैं, उनको बेल भी मिल जाती है, वो तो हीरो बने बैठे हैं।
और जो काम गांधी खुल के करते थे, इस्लाम का बोलबाला, मोदी जी कॉवर्टली करते हैं। ये खुल के उतना ज़्यादा, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बनना उतना ही मोदी जी के लिए ज़रूरी है। और कोई बनने की कोशिश करे तो जैसे योगी आदित्यनाथ को कैसे जकड़ के रखा है, क्योंकि वो भी एक नए हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरने लगे। ही कांट टॉलरेट कि कोई और बन जाए, और चुप्पी साध लेते हैं। गांधी खुल के मोपला को बधाई देते थे। मोदी जी, अगर नुपुर शर्मा का अफेयर हुआ है, चुप, उसको निकाल दिया पार्टी से। पालघर साधु की लिंचिंग, चुप। मणिपुर में हिंदुओं का कत्ल, चुप। बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, चुप्पी। और बांग्लादेश के हिंदू आए बॉर्डर पे पानी में खड़े हुए हजारों सैकड़ों परसिक्यूटेड हिंदूज जो कह रहे हैं प्लीज़ हमें शरण दीजिए, तो बीएसएफ को कहा जाता है कि गोली मार देना, एक को भी घुसने नहीं देना। पर रोहिंग्यास के लिए दामाद हैं वो तो इस देश के, उनके लिए रास्ता खुला है, इलीगल बांग्लादेशियों के लिए खुला है। और हम जानते हैं कि सीएए बहुत हिंदुओं के लिए एक लॉलीपॉप मोदी जी ने बनाया था अपनी तरफ से, ताकि हिंदुओं, वो उनको पता है हिंदू तो छोटे मोटे टॉफ़ी से लॉलीपॉप से भी खुश हो जाते हैं। अब सीएए, जिसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत ये प्रचार किया गया था कि ये जो परसिक्यूटेड हिंदूज़ हैं पाकिस्तान के या बांग्लादेश के लिए, उनके लिए है, उनके सुरक्षा के लिए। फिर साथ में पारसी भी जोड़ दिए, साथ में क्रिश्चियन भी जोड़ दिए। ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदू ही परसिक्यूटेड हैं, क्रिश्चियंस के लिए तो दर्जनों देश हैं, और कोई पारसी हिंदुस्तान में आना भी नहीं चाहता, और हमें चाहिए भी नहीं। और बहुत हो गया इनका रोमांस यहाँ इस देश के साथ, वो भी हमारे सगे नहीं बने। खैर, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस कानून में केवल और केवल, ये बहुत कम हिंदू जानते हैं, आप तो जानते ही होंगे, जानकार सब लोग यहाँ बैठे हैं, कि केवल 35,000 वो हिंदू जो 2014 तक, यानी मोदी से आने से पहले आ चुके थे, उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। और डंका ऐसे पीटा जैसे कि हिंदुओं के लिए, परसिक्यूटेड हिंदुओं के लिए रास्ता खोल रहे हैं। पर उन 35,000 को भी आज तक नहीं मिली। छुटपुट एक आध को कभी मिल जाती है तो मिल जाती है। लेकिन जो पाकिस्तान से ब्याह के आ जाती है ना लड़कियां लड़के, वो फटाफट उनको मिल जाती है। इलीगल रोहिंग्यास को फटाफट मिल जाते हैं, आधार कार्ड भी मिल जाते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ भी मिल जाता है, वोटर कार्ड भी मिल जाता है। ये बेचारे आज तक जिस शर्मनाक हालत में बैठे हैं, अगर आप रिलीफ कैंप्स देखें, जो दिल्ली में ही हिंदुओं के रिलीफ कैंप्स हैं पाकिस्तान से आए, या राजस्थान में है, 7 तो दिल्ली में ही है, शर्मसार हो जाएं। मतलब इतनी बड़ी ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। और बहुत से बांग्लादेश के हिंदू भी हमें यही कहते हैं कि आप कहते हो यहाँ आ जाओ, यहाँ आपने क्या हाल कर रखा है जो आए हुए हैं अभी, वहाँ सब छोड़ दें, यहाँ कुछ है आपके पास। स्लम से भी गंदी हालत है। और शाहीन बाग की प्रोटेस्ट शुरू हुई नहीं कि मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए, वो छोटा सा टिट-पिट सा छुटपुट सा कानून भी हिंदुओं के पक्ष में जो बनना था उसको भी अबैंडन कर दिया। और चुप्पी साथ लेते हैं, बस चुप। बड़े से बड़ा अत्याचार हो जाए हिंदू के साथ, खुल के जिहाद का समर्थन नहीं करते, पर एक्शन तो वही कहता है, एक्शन तो बिल्कुल वही कहता है कि जिस तरह भेड़ियों को सौंप देते थे, हवाले कर देते थे गांधी, और कहते थे जब भेड़िए तुम्हें चबाएं, तुम्हारा मांस नोचें, तो हे राम कहते हुए खुशी से, स्माइल से मरते जाना। वो बोलते तो नहीं है, बट मकसद तो बिल्कुल वही है जो गांधी का था। दिस गांधी मार्क टू। एंड एज आई सेड, वो ब्रिटिश डीप स्टेट के एजेंट थे या अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंट है। और जो मुंह बंद रहता है, हम जो सब सोचते हैं कि अरे हमारी वोट से जीते हैं, दुनिया के इतिहास में एक नेता नहीं मिलेगा जो अपने वोट बैंक के खिलाफ जाता है, जो उसको वोट दे के सर आँखों पर बिठाते हैं उनको प्रताड़ित करता है,
उनके साथ नहीं खड़ा होता, शायद इतिहास में कोई नहीं मिलने वाला। गांधी और मोदी ये दो ही मिलेंगे। उन्होंने खैर वोट तो नहीं ली, पर सर पे तो सवार होके बैठे थे, राष्ट्रपिता का और महात्मा का टाइटल खुद ही अख्तियार करके।